तो क्या वाकई में बात अब मोदी के सबसे बड़े वजीर यानी कि अमित शाह की कुर्सी तक आ गई? क्या धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ शुरुआत है? हालात देखकर संघ भी अब मोदी के खिलाफ हो चला है। वाकई बात अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर भी अब खड़ी होने लगी है, जहां पर आवाजें खुद घर के भीतर से उठने लगी है। और धर्मेंद्र प्रधान की जगह अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा? क्या वाकई में शाह ने यह नाम भी तय कर लिया है? यानी जिनकी कुर्सी को लेकर आवाजें उठ रही हैं, वही शाह अगले शिक्षा मंत्री का नाम तय कर रहे हैं। मगर बड़ा सवाल, उससे बड़ा सवाल, धर्मेंद्र के बाद अब अगला नंबर किसका? कैबिनेट में किसका? संघ का रुख बेहद अलग दिखाई दे रहा है। क्या नड्डा और जितेंद्र सिंह जिस वक्त युवाओं से मुलाकात कर रहे थे, इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान हो रहा था, ठीक उसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी से मुलाकात कर रहे थे। इस तरह की खबरें ब्रेकिंग न्यूज के द्वारा चल रही थी। और फिर इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी अमित शाह से मुलाकात करते हैं। मगर यहां पर मांग उठने लगी कि जब धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं, तो फिर देश के गृह मंत्री क्यों नहीं, जिनके राज में 20 तारीख को बच्चों पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर बात पैलेट गन तक आई। तो क्या मोदी शाह की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेंगे? क्योंकि सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी एक बार फिर से सामने आए और यही मांग दोहरा डाली कि बात अभी खत्म नहीं हुई। सुनिए क्या कह रहे हैं। That we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, पहली बार इस्तीफा हुआ है इस सरकार में साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में पहली बार किसी मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो अपने मंत्रालय को लेकर पूरी तरह से फेल हो चुके थे। हर मंत्रालय को लेकर सवाल खड़े हैं। इससे पहले यह सवाल उठते रहे, लेकिन कभी किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। यह गारंटी, यह मोहर लगा देती है कि दरअसल कोई इस किले को भेद नहीं सकता, लेकिन भेद दिया गया। अब उस किले में पहला घोड़ा प्रवेश कर चुका है। मोदी सत्ता का वजीर मात खा चुका है और अब कितने वजीर सामने आएंगे और यह किला कब तक बचेगा, यह सवाल अपने आप में बड़ा हो चला है। और राहुल गांधी सवाल उस आरएसएस के सिस्टम पर अभी भी उठा रहे हैं, जिसको लेकर पहले उंगलियां उठती रही। सुनिए जरा। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है
उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। खैर, इस हद तक पार्टी के भीतर आवाजें कभी नहीं उठी। बात वैचारिक तौर पर आरएसएस पर आ गई। बीजेपी को पालता पोसता है आरएसएस, और ऐसे में जब आरएसएस के भीतर आवाज उठे कि तानाशाही से अब देश नहीं चलेगा, आपने अपनों से संवाद बढ़ाना होगा। यह संदेश बिल्कुल साफ था। स्वयं सेवक घूम नहीं पा रहे थे, और जहां कहा जाता है कि आरएसएस घर घर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन सोशल बायकॉट की खबरें सामने आने लगी और आगे बात गृहणा तक आ गई। ऐसे में मोदी सत्ता की नुमाइंदगी के तौर पर अब आगे किसको बिठाएंगे, यह सवाल दूर हो गया। कैबिनेट की बैठक में जब एक मंत्री ने यह सवाल मोदी से कर लिया कि इंस्टाग्राम तो ठीक है साहब, लेकिन अब अपने संसदीय क्षेत्र में लौटेंगे कैसे, यानी इस देश के जेनजी ने उन सवालों को सतह पर लाकर रख दिया जिन सवालों को लोग अब तक भूल चुके थे या फिर बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कोई कहने की हिम्मत अब जुटा पाएगा, क्योंकि इसके बाद यह सवाल खड़ा हो जाता है कि मोदी का अगला मंत्री कौन। कॉकरोच भले ही घर लौट गए या फिर लौटने की तैयारी में है, जंतर मंतर खाली हो जाएगा, लेकिन ये छात्र जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा गए, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आप तो कहते थे कि साहब इस्तीफे नहीं होंगे, लेकिन हमने इस्तीफे ले लिए। सुनिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ शुरुआत है, अब कितने दिन और मोदी टिकेंगे, शाह टिकेंगे। जरा आरएसएस क्यों हाथ खींच रहा है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जनता क्या कह रही है। सूर्य प्रताप सिंह ट्विटर हैंडल पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। देखिए क्या लिखा उन्होंने। युवाओं की निर्मम लाठीचार्ज, युवतियों से बदसलूकी और सैकड़ों बच्चों पर मुकदमे हुए, यह सब किसके कहने पर हुआ? इस बर्बरता की जवाबदेही किसकी है? वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, यानी इशारा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ। एक और ट्वीट देखिए। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस, नेक्स्ट टारगेट अश्वनी वैष्णव, यानी कि वो जिक्र कर रहे हैं जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं रेलवे में, क्या अश्वनी वैष्णव इस्तीफा देंगे? अगला नंबर नितिन गडकरी का, जहां पर एथनॉल का जिक्र आता है। तीसरा नंबर अमित शाह का, मणिपुर से लेकर तमाम तरह के फेलियर यहां पर दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ जीत को तमका मान लिया जाता है। अगला नंबर लिखा है निर्मला सीतारमण का, जो कि इकोनॉमिक नजरिए से पूरी तरह से यहां पर देश के भीतर एक फेलियर वित्त मंत्री के रूप में है। जंतर मंतर खाली हो गया, हो जाएगा या नहीं होगा, सवाल अब उससे बड़ा हो चुका है, क्योंकि जो सत्ता घमंड के नशे में चूर होकर यह कह दे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वहीं नैतिकता के आधार पर सबसे पहला इस्तीफा ले लिया जाता है। लेकिन उसके बाद सवाल यह खड़ा होता है कि जो अमित शाह की भूमिका इस पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान थी, वो सकारात्मक नहीं थी। वो बातचीत के रास्ते को नहीं, बातचीत के रास्ते को बंद करने वाली थी, जहां पर युवाओं पर लाठियां बांधी जा रही थी, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई जा रही थी, और यहां तक कि एयरलिफ्ट करके आदेश दिया जा रहा था कि सीआरपीएफ को बुला लिया जाए। तो जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी? कनॉट प्लेस को बंद कर दिया जाए, यह जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी है? क्या गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं? और ऐसी स्थिति में जहां पर वो खुद डिप्टी पीएम बनना चाहते हैं, इस तरह की खबरें उड़ती हैं, और उसी बीच इतना बड़ा आंदोलन उनके सबसे बड़े मिशन पे राह में रोड़ा बन जाता है। तो क्या वाकई में यहां नैतिकता की बात नहीं है? यहां बात उस मुद्दे की है जिसको लेकर सवाल अमित शाह पर खड़े हुए कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कि संसद के गेट तक बंद करने पड़ गए। तो अमित शाह जिम्मेदार क्यों नहीं है? जरा सोच कर देखिए दोस्तों, मुद्दा काफी गंभीर है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में देश के भीतर अब अमित शाह के इस्तीफे तक की बात होने लगी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।